अदनान अब्बासी की कोठी के गेट से बाहर निकलते ही सोनिया ने मुझसे कहा, ये क्या हरकत थी? तुमने उससे ये क्यों कहा कि हमने शादी कर ली है? मैंने कहा, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात न कह दे जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। सोनिया ने मुझे गौर से देखा मगर कुछ न बोली। वो दोनों गाड़ियां फिर पीछे लग गई थीं जो शुरू से ही मेरे ताक़ुब में लगी हुई थीं। कुछ देर बाद फिर सोनिया बोली, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था ली, तुम्हें इस तरह वहां नहीं घुसना चाहिए था। मैंने कहा, फिर किस तरह घुसना चाहिए था? वो बोली, मेरा मतलब है तुम्हें अदनान से दूर ही रहना चाहिए था। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने हमें कैसे छोड़ दिया। मैंने कहा, वो मुझसे जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया है। कोठी की हिफाजत के लिए उसने नामी गिरामी बदमाश रख छोड़े हैं। जब मैं उनके हिसार को तोड़ता हुआ गुजर गया तो उसके जहन में ये ख्याल पैदा होना लाजमी था कि किसी तरह मुझे भी मुलाजिम रख ले। उसका और काम ही क्या है? बसरा के गुंडों बदमाशों की सरपरस्ती यही तो कर रहा है। एक बदमाश इसके सिवा और कर भी क्या सकता है? सोनिया बोली, मैं तो समझती हूँ मगर तुम नहीं समझते। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था मगर तुम नहीं माने। मैंने कहा, सच्ची बात तो ये है कि मुझे खतरात से डर नहीं लगता, मगर मैं बिला वजह खतरात से खेलना भी पसंद नहीं करता, और जहाँ खतरा मोल लेना नागुज़ीर हो जाए वहाँ पीछे भी नहीं हटता। मैंने तुमसे वादा कर लिया था कि क्लब में सलोमी से नहीं उलझूंगा। उसके बाद किसी सड़क पर भी उससे उलझा नहीं जा सकता था। वाहिद तरीका यही रह गया था कि उसकी कोठी के अंदर घुस जाऊं, और मैंने वही किया। सोनिया बोली, अब तो मुझे भी तुमसे खौफ महसूस होने लगा है। रॉयल क्लब में आने वाले मामूली हैसियत के लोग नहीं होते, मगर मैंने उन सबको हमेशा अदनान से खौफजदा ही देखा है। लेकिन तुम्हारे सामने तो खुद वो दबा दबा सा लग रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो तुम्हारी खुशामद कर रहा है। मैंने कहा, तुम्हारा मुशाहिदा बहुत अच्छा है। हाँ, वो मेरी खुशामद ही कर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से उसके काबू में नहीं आऊंगा। उसने चूंकि अपनी आंखों से मेरी कारकर्दगी देखी है, इसलिए मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरी बड़ी से बड़ी शराइत भी मंजूर करेगा। यही देख लो कि उसने कितनी आसानी से हमें वहां से आने दिया। सोनिया ने पूछा, क्या तुम उसके लिए काम करने पर रजामंद हो जाओगे? मैंने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बोली, तो फिर तुमने साफ इनकार क्यों ना कर दिया? बाद में इनकार करोगे तो वो मुश्तिल हो जाएगा। मैंने कहा, अगर तुम्हें वहां से निकालने का मरहला दरपेश न होता तो मैंने उसी वक्त साफ इनकार कर दिया होता। और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझती हो कि अगर मैं उससे उलझता तो वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां इस कदर जबरदस्त हिफाजती इंतजामात से वास्ता पड़ेगा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा हो जाता तो उसे कोठी तक पहुंचने ही न देता। अगर वो किसी सूरत कोठी तक पहुंच भी जाते तो मैं अंदर पहुंचने के लिए कोई और तदबीर इख्तियार करता। सोनिया ने कहा, उसके हिफाजती इंतजामात को तोड़ना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। उसकी बात पर मैं धीरे से हंस दिया। मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है। वो बोली, बज़ाहिर का क्या मतलब? साफ साफ बात क्यों नहीं करते कि ऐसा करना अमलन नामुमकिन है? मैंने कहा, अगर वाकई ऐसा होता तो एतराफ कर लेने में कोई बाक नहीं था, लेकिन हकीकत ये है कि ये हिफाजती इंतजामात कुछ भी नहीं है। सोनिया ने चिढ़कर कहा, तुम बड़े बड़े दावे करने के खप्त में मुब्तला हो। उस वक्त अगर किस्मत ने यावरी न की होती तो जबान चलाने के लिए जिंदा न होते। मैंने बेख्याली से कहा, उन्होंने भी मुझे बड़बोले का लक़ब दिया था। ये जुमला कतई गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया था। सोनिया का सवाल मुझे होश में ले आया। वो बोली, किसने तुम्हें बड़बोले का लक़ब दिया था? मैंने गड़बड़ा कर कहा, कुछ नहीं, शायद मैं वाकई बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, इसलिए सब मुझे बड़बोले का लक़ब अता करते हैं। सोनिया ने हंसकर कहा, मगर मैं तो तुम्हारी कदर करती हूँ। मेरे लिए तो तुम किसी बेशकीमत हीरे से भी ज्यादा कीमती हो। मैंने कहा, वो तो अदनान अब्बासी के लिए हूँ, हालांकि उसे एक से बढ़कर एक लोगों की खिदमात हासिल हैं, मगर वो मुझ पर रीझ गया। अब देखना यह है कि मेरी खिदमात हासिल करने के लिए कौन कौन सी पेशकशें करता है। हम अपनी आर्जी क़यामगाह के करीब पहुंच गए थे। रात का 1 बज चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था, मगर गुज़श्ता रात वाले वाक़े के सबब पुलिस गश्त करती नजर आ रही थी। मुताकिब गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर मेरी कार के पीछे लगी हुई थीं, लेकिन आज रात उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इलाके में पुलिस मौजूद थी और मुझे यकीन था कि वो पुलिस की नजरों में आने का खतरा हरगिज मोल नहीं लेंगे। हमारे बंगले में दाखिल होते ही फोन की घंटी बजी। सोनिया ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। जवाब में मैं खुद फोन की तरफ बढ़ गया। फोन पर दूसरी तरफ से वही मानूस आवाज आ रही थी जिसने मेरा पीछा पकड़ रखा था। तुम तो बड़े बाकमाल आदमी निकले, भेड़िए के भट्ट में घुसकर सही सालिम निकल आए। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, मैं इससे ज्यादा बाकमाल हूँ मिस्टर पर्दानशीन, और वो 8 आदमी मुझ पर काबू पाने के लिए कतई नाकाफी हैं जो मेरा ताक़ुब करते फिर रहे हैं। वो बोला, बकिया साथ तो महज तुम्हारी निगरानी के लिए हैं, वरना मैं तन्हा ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बहुत खूब मिस्टर पर्दानशीन, तुम मुझे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हो कि उन 8 में तुम खुद भी मौजूद थे। वो बोला, तासुर देने की कोशिश नहीं कर रहा मिस्टर नॉर्मन चलोफ,
मैं दरहकीकत उन्हीं में से एक हूँ। ये अलग बात है कि तुम उनके दरमियान मुझे शनाख्त नहीं कर सकते। मैंने मजबूत लहजे में कहा, तुम नॉर्मन शलोफ को धोखा नहीं दे सकते मिस्टर पर्दानशीन। तुम उनके दरमियान नहीं थे। अगर होते तो मेरी नजरों से नहीं बच सकते थे। वो बोला, तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे मुझे शनाख्त कर सको। मैंने कहा, अगर ना होता मिस्टर पर्दानशीन तो मैं हरगिज इतने यकीन से ये बात न कहता कि तुम उनके दरमियान नहीं थे। वो बोला, तुम ब्लफ कर रहे हो, इस तरह मेरी हकीकत जानना चाह रहे हो। मैं इस किस्म की चालों से खूब वाकिफ हूँ। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि इस किस्म के मुकाबलों में ब्लफ किए जाते हैं, मगर जिस ब्लफ की तुम बात कर रहे हो वो मेरे लिए कतई बेमकसद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे यकीन है कि तुम उन 8 में नहीं थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है तुम उन 8 में नहीं थे। क्या मैं तुम्हें यकीन और इल्म के दरमियान फर्क समझाऊं मिस्टर पर्दानशीन? वो बोला, तुम्हारे चहकने की वजह यह है कि तुम इलाके में पुलिस को गश्त करते देख चुके हो और तुमने अंदाजा लगा लिया है कि कम से कम आज रात तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया, शरारत आमेज अंदाज में कहा, यकीन उस ख्याल को कहते हैं जो इंतहाई पुख्ता हो, और जहां यकीन की सरहदें खत्म होती हैं उससे कहीं आगे से इल्म की सरहदें शुरू होती हैं। कोई इंतहाई पुख्ता यकीन किसी भी वक्त गलत साबित हो सकता है, मगर इल्म गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि इल्म के मानी हैं जानना, और आदमी जो बात जानता है। उसने इंतहाई खराब लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी खराफात सुनने के लिए फोन नहीं किया था। मैंने सोनिया को आंख मारते हुए कहा, तो क्या अपनी खराफात सुनाने के लिए फोन किया था? दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो जाने पर मैंने भी मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया। सोनिया बड़बड़ाई, मालूम नहीं तुम क्या करते फिर रहे हो। अक्लमंदी का तकाजा तो ये था कि तुम उन लोगों को जुल देकर निकल जाते, मगर तुम तो आबैल मुझे मार की तस्वीर बने हुए हो। मैंने कहा, ऐसे ही खेलों में तो लुत्फ आता है। कल अदनान अब्बासी को साफ जवाब दूंगा तो मुमकिन है वो भी दुश्मनी पर उतर आए, तब और ज्यादा मजा आएगा। सोनिया बोली, ऐसी हरकतें मत करो अली, आखिर तुम्हें जरूरत क्या है अदनान को छेड़ने की? मैंने कहा, मैंने उससे वादा कर लिया है, इसलिए राब्ता तो बहरहाल जरूर कायम करूंगा और मजाकरात भी होंगे। वो बोली, अच्छा तो मेरी ये बात मान लो कि उससे जो भी बात करनी हो फोन पर ही कर लो, इस तरह कम से कम तुम महफूज तो रहोगे। मैंने हैरत से कहा, क्या तुम ये समझ रही हो कि वो हमारी क़यामगाह से लाइल्म होगा? सोनिया बोली, उसे इल्म हो भी कैसे सकता है? न तो मैंने उसे कुछ बताया और ना ही तुमने उसे कुछ बताया। मैंने कहा, तुम बड़ी खुश फहमियों का शिकार हो सोनिया। अब तक न सिर्फ वो हमारी क़यामगाह का सुराग लगा चुका होगा बल्कि यहाँ की निगरानी भी शुरू हो चुकी होगी। सोनिया झुंझला कर बोली, क्या उसके पास अलादीन का चिराग मौजूद है? तुम कैसी नामुमकिन किस्म की बातें करते हो जिन्हें अक्ल तस्लीम ही न करे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अक्ल बेचारी तो हमेशा बेकसूर होती है, कोई इस पर जोर ही न देना चाहे तो वो कर भी क्या सकती है। फिर मैंने संजीदा होते हुए कहा, तुम उसे मुझसे ज्यादा जानती हो। उसने हमारे सामने जो एतराफात किए हैं उनसे अंदाजा होता है कि इराक की पुलिस की भी मजाल नहीं है कि वो अदनान अब्बासी के खिलाफ एक कदम भी उठा सके। हुकूमत के किसी महकमे का बड़े से बड़ा अफसर भी उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता, महज इसलिए कि वो हुक्मरान पार्टी की नाक का बाल है। कोई भी हुकूमत जो अपनी बका के लिए इस किस्म के अफराद पर इन्हिसार करती है वो दरअसल कानून की धज्जियां उड़ाने का सामान पैदा करती है। कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों का कोई काम रुक नहीं सकता। उसने हमारी कार का नंबर नोट कर लिया होगा और उसके महज एक फोन पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जलजला आ गया होगा। नंबरों के जरिए पता मालूम करना 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं होता। सोनिया ने खौफजदा होकर कहा, गजब खुदा काली, तुम तो दूसरों के होश उड़ा देते हो। मैंने हंसकर कहा, ये तो दूसरों का कसूर हुआ, मेरी बातों से उनके होश उड़ जाते हैं और उधर मुखालिफ जो चालें अमलन चल रहा है उससे उनके होश नहीं उड़ते। वो बोली, सच बताओ अली, इतनी खौफनाक किस्म की बातें मालूम होते हुए भी तुम इस कदर पुरसुकून कैसे रहते हो? मैंने कहा, मैं जानता हूं कि कोई मुकाबला जीतने के लिए पुरसुकून रहना बहुत जरूरी है। बदहवासी से अक्ल खप्त हो जाती है और मखबूतुल हवास शख्स कभी कोई मुकाबला नहीं जीत सकता। मैंने सोने से कबल बंगले में उन जगहों का अच्छी तरह मुआयना किया जहां कोई खतरनाक हथियार वगैरह छुपाए जाने का इम्कान हो सकता था। यह भी हो सकता था कि हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए कोई आला वगैरह छुपा दिया गया हो, मगर मैं ऐसी कोई चीज बरामद न कर सका। तलाश के दौरान सोनिया मुस्तकिल मेरे कान खाए जा रही थी और मैं मुख्तसर जवाबात देकर उसे टाले जा रहा था। अचानक उसने सवाल किया, तुमने अदनान से ये क्यों कहा था कि मैंने अपना पेशा तर्क कर दिया है और आइंदा रॉयल क्लब नहीं जाऊंगी? मैंने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो कोई ऐसी बात कहे जिस पर मुझे गुस्सा आ जाए। वो बोली, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी जबान से अदा होने वाले अल्फाज मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं? मैंने कहा, तुम मेरी पाबंद तो नहीं हो। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए एक बात कही थी, जरूरी तो नहीं कि तुम उस पर अमल भी करो। वो बोली, तुम्हारी बात ऊंची रखना भी मेरे लिए जरूरी है और मेरी अपनी मजबूरियां भी हैं जो मुझे इस पेशे में रहने पर मजबूर करती हैं।
میں نے کہا مجھے معلوم ہے سونیا، اسی لیے میں نے تم سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس کی تکمیل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، حالانکہ میری خواہش یہی ہے کہ تم کوئی ملازمت وغیرہ کر لو۔ سونیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بولی خواہش تو میری بھی یہی ہے علی، معلوم نہیں وہ وقت کب آئے گا جب میری یہ خواہش حقیقت کا روپ دھارے گی۔ میں نے کہا میں نے عدنان سے غلط نہیں کہا تھا سونیا، سلومی تو پہلے ہی تمہاری دشمن ہے، اب میں عدنان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دوں گا تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی دشمن ہو جائے گا، ایسے حالات میں تم کم از کم رائل کلب کا رخ تو نہیں کر سکو گی۔ وہ بولی بات پہلے ہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں کسی اور شہر کا رخ کرنے کا سوچ رہی ہوں، ممکن ہے میں بغداد چلی جاؤں، وہاں آمدنی کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تو صرف سونے کی فکر کرو، کل کا دن بہت زیادہ مصروف گزرنے والا ہے۔ اگلے روز صبح 10 بجے میں بصرہ کے سب سے شاندار ہوٹل کے ایک سویٹ میں نرم اور آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے صبح ہی عدنان کو فون کیا تھا اور وہ اپنی نیند کو خیر بات کہہ کر یہاں دوڑا چلا آیا تھا۔ بصرہ کے سب سے شاندار ہوٹل میں یہ سویٹ مستقل اس کے نام بک رہا کرتا تھا۔ اس سویٹ میں ملاقات کی تجویز خود عدنان نے ہی پیش کی تھی۔ عدنان نے گفتگو کی ابتدا کی، بولا مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا کہ تم چوری کی گاڑی لیے گھوم رہے ہو۔ وہ مجھ پر اپنی معلومات کا روب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہ چوری کی گاڑی نہیں ہے عدنان، بیکار کھڑی تھی، مالک بصرہ میں نہیں ہے، میں تو اسے عارضی طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ عدنان نے مجھے مزید مروب کرنے کے لیے کہا اور عارضی طور پر اس خالی بنگلے میں رہائش بھی اختیار کر لی ہے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا بالکل، جب مالک آ جائے گا تو میں بنگلہ اور کار اس کے حوالے کر دوں گا۔ عدنان بولا تمہاری یہ بے سر و سامانی کی کیفیت دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی باقاعدہ کام شروع کر دو۔ میں نے کہا بعض لوگوں کی زندگی بے ترتیبی سے عبارت ہوتی ہے، مجھے بھی انہی میں سے سمجھ لو۔ عدنان نے کہا کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ تم خود کو ضائع کر رہے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا نہیں، مجھے ایسا کوئی احساس کبھی نہیں ہوا، میرے خیال میں میرے پاس ضائع کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ بولا سمجھنے کی کوشش کرو علی، ممکن ہے تمہاری زندگی کی اس بے قاعدگی کی وجہ یہ ہو کہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا میسر نہ آیا ہو۔ میں نے کہا سہاروں کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو کمزور ہوں، میں سب کچھ ہو سکتا ہوں مگر کمزور نہیں ہوں، نہ ہی میرے اندر آگے بڑھنے کی ایسی کوئی خواہش ہے جس کے لیے سہارے تلاش کرتا پھروں۔ عدنان نے مستربانہ انداز میں پہلو بدلا، بولا بڑے بڑے جرائم پیشہ اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ انہیں عدنان عباسی کا سہارا میسر آ جائے، اور تم میری پیشکش کو مسترد کر رہے ہو۔ خوش قسمتی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، لیکن تم نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے کہا میں جرائم پیشہ ہوتا تو ممکن ہے میری تمنا بھی یہی ہوتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ عدنان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے غصہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ بولا تم بلا اجازت کسی اور کے گھر میں رہ رہے ہو، بغیر اجازت کسی اور کی کار استعمال کر رہے ہو، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا ہوگا، لیکن کسی بیکار چیز کو استعمال کر لینے میں کیا حرج ہے؟ عدنان کا لہجہ زہر آلود ہو گیا۔ وہ بولا پولیس یہ نہیں دیکھتی، بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھسنے پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے۔ میں نے کہا پولیس کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں وہاں بلا اجازت مقیم ہوں، اور پھر اگر کوئی خطرہ سر پر آ ہی گیا تو میں فرار ہو جاؤں گا۔ عدنان نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک بار پھر اپنی آفر پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری آفر پر میں اس لیے غور نہیں کر سکتا کہ محکومیت میرے مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ عدنان اٹھ کر دبیز قالین پر ٹہلنے لگا۔ میں اطمینان سے بیٹھا سامنے رکھی ہوئی چیزیں اڑا رہا تھا۔ عدنان ٹہلتے ٹہلتے رکا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا تمہیں میرے اثر و رسوخ کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کیلا چھیلتے ہوئے بے پرواہی سے کہا کیوں نہیں ہے؟ تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ تم حکمران پارٹی کے لیے لازمی ضرورت کی حیثیت رکھتے ہو۔ وہ بولا تم نے ابھی میری شخصیت کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں جس کام کا ارادہ کر لوں اسے ہر قیمت پر کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ میں نے ایک کیلا ختم کر کے دوسرے کیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا مجھے اس کا بھی اندازہ ہے، تمہیں مجھ سے یہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ عدنان رفتہ رفتہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ بولا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ناکامی کا منہ دیکھا ہو، لیکن میں اس اصول پر سختی سے کاربند رہتا ہوں کہ جو کام نرمی سے ہو رہا ہو اسے نرمی سے ہی کیا جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر انگوروں کی پلیٹ کا رخ کیا، کہا میں سمجھتا ہوں اور میں خود بھی اس اصول پر عمل پیرا رہتا ہوں۔ عدنان نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا آدمی کو کبھی کبھار حالات سے سمجھوتا بھی کر لینا چاہیے۔ میں نے بڑے جوش سے کہا ہم دونوں کے خیالات میں حیرت انگیز مماثلت ہے، خود میرا بھی یہی خیال ہے کہ آدمی کو اپنے رویے میں لچک رکھنی چاہیے۔ عدنان نے مجھے بری طرح گھورا۔ میں اپنی حرکتوں سے اس کے اشتعال میں اضافہ ہی کیے چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا تو بلا تعمل پاگل قرار دے دیتا، مگر میں اسے سبق دینے کے لیے مجبور تھا۔ اس کی شخصیت مجھے نفرت انگیز لگی تھی، اس کی حرکتیں اوچھی تھیں، اس سے بہتر تو سلومی تھی
जो कम से कम अपने उसूलों से हटती तो नहीं थी। अदनान तो इंतहाई थर्ड क्लास आदमी था, और क्यों ना होता, उसका तो ताल्लुक ही निचले तबके से था। हालात ने उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया था, तो वो अपनी हैसियत भूल गया था। उसे उसकी औकात याद दिलाना बेहद जरूरी था। दौलत के साथ साथ असर रसूख ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। सोनिया के सिलसिले में उसने जो तर्ज अमल इख्तियार किया था, उसे सजा देने के लिए वही एक जवाज बहुत काफी था। उसके बाद उसने मुझे मुलाजमत की ऑफर करके गोया अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली थी। मुझे मुतासिर करने के लिए बहुत भौंडा तरीका इख्तियार किया था। ये देखने के बाद कि मैं उसके 6 आदमियों को तनहा जेर करके उस तक पहुंच गया हूँ, वो मुझसे हर तरह का ताउन करने पर आमादा हो गया था, जबकि उससे कबल वो मुझे जान से मार देने के दर पे था। गोया वो उस कबील से ताल्लुक रखता था जिसके नजदीक जीने का हक सिर्फ ताकतवर को हासिल होता है, कमजोर सिर्फ इसलिए होता है कि उसे महकूम बना लिया जाए। वो समझता था कि उसने मेरी सलाहियतों को पूरी तरह परख लिया है, और ये उसकी बहुत बड़ी खाम ख्याली थी। उसने कुछ भी नहीं देखा था। अगर उसकी खोपड़ी में तज्जिया करने वाला दिमाग होता तो वो समझ गया होता, मगर वहां तो दौलत का और असर रसूख का खन्नास भरा हुआ था। उसे बड़ा जोम था, और जिस शख्स को जोम हो जाता है उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, सामने की चीजें दिखाई नहीं देती। वो मेरे इत्मीनान और सुकून को कोई अहमियत नहीं दे रहा था, हालांकि उसे सोचना चाहिए था कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसने अपने तौर पर मुझे एक जराइम पेशा शख्स तसव्वुर कर लिया था। न सिर्फ फर्ज कर लिया था, बल्कि मुझ पर अपने हुस्न अखलाक का रोब डालने की भी कोशिश कर रहा था। मुझ पर वो शख्स अपने हुस्न अखलाक का रोब डाल रहा था जो मुझे जान से मार देने की धमकी दे चुका था, और अब एक बार फिर मुझे ढके छुपे अल्फाज में धमकियां दे रहा था। अदनान ने कहा, मेरे मातहतों में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरे सामने जबान चला सकें। मैंने कहा, मातहतों को जबान चलाना ज़ेब भी नहीं देता। मैं मेज पर मौजूद फलों का बड़ी तेजी से सफाया कर रहा था। कहा, तुम्हारे मातहत बहुत अच्छे मालूम होते हैं। अदनान ने दांत पीस कर कहा, मगर मैं बहुत खराब आदमी हूँ। मैं बस एक हद तक ही लिहाज करता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बयान की तरदीद नहीं करूंगा। लिहाज वाकई एक हद तक ही करना चाहिए। वो बोला, अगर मैंने तुम्हें खास तौर पर मदू न किया होता तो इतनी चर्ब जबानी के बाद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते थे। मैंने कहा, यह बात अलबत्ता इख्तिलाफी नौयत की है। जरूरी तो नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात से मुत्तफिक हो ही जाऊं। वो बोला, यहाँ से चले जाओ अली। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर इल्जाम आए कि मैंने तुम्हें अपनी हुदूद में नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये याद रखना कि तुमने मेरी पेशकश ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। बसरे की गलियां तुम पर तंग हो जाएंगी। मैंने कहा, बसरे की गलियां तंग हो जाएंगी तो मैं कहीं और का रुख करूंगा। मैं कुशादा मकामात पर रहने का आदी हूँ, तंग जगहों पर मुझसे रहा नहीं जाता। अदनान ने मुट्ठियां भींच कर कहा, मेरी मर्जी के बगैर मेरे दुश्मन फरार भी नहीं हो सकते। मैं अपने दुश्मनों पर जमीन तंग कर देता हूँ। मैं अचानक ही अदनान की तरफ मुतवज्जह हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम अपने कद से ऊंची बातें करने के मरज में मुब्तला हो अदनान। अदनान गड़बड़ा गया। बोला, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि जो बातें मैंने की हैं उनमें कितनी सदाकत है। मैंने कहा, तुम तो कुछ भी नहीं हो अदनान। तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े मगरूर लोग गुजर चुके हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फिरौन और शद्दाद और नमरूद और हामान जैसे लोगों का क्या हशर हुआ? उनका गुरूर और तकब्बुर ही उन्हें ले डूबा। अदनान गुर्राया, लेकिन मैं तुम्हें लेकर डूबूंगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं कि यहां से चले जाओ, वरना नताइज की जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। मैंने कहा, मैं नताइज की जिम्मेदारी कबूल करने से कभी नहीं घबराया अदनान। ना ही मुझे यहां से जाने में कोई यार है, मगर तुम्हारा रवैया मुझे रोक रहा है। तुम मुझसे यूं बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा कोई मातहत हूं। वो बोला, मेरे नर्म रवैये को मेरी कमजोरी पर महमूल मत करो। कल रात भी तुम मेरे काबू में आ गए थे। मैं मुस्कुराया, कहा, और उसके बावजूद आजाद घूम रहा हूं। इसे तुम क्या कहोगे? अदनान ने कहा, मैं तुम्हें उस वक्त भी जहन्नम रसीद कर सकता था और इस वक्त भी कर सकता हूँ। ये कहकर उसने दोनों हाथों से ताली बजाई। मैं बहुत देर से इस लम्हे का मुंतजिर था। मुझे मालूम था कि अंदरूनी कमरे में उसने कुछ लोगों को छुपा रखा है, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे इस तरह अकड़ कर बात करता। ताली बजते ही अंदरूनी कमरे से 2 स्टेन गन बरदार नमूदार हुए थे, मगर मैं उससे पहले ही हरकत में आ चुका था।